Assalamualaikum everyone. Can you hear me? Walaikum assalam. Yes, ma'am. Walaikum salam. My name is Dr. Sana and I did my MPhil from University of Health Sciences in Immunology. और आप लोग की स्ट्रेंथ कितनी है?
स्टूडेंट्स हैं? मैम अभी नहीं पता कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी, क्योंकि LMS पे भी कोर्स नहीं बना। अच्छा, 31 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं आपको फार्माकोलॉजी, ये आपका बेसिक जो है पहला लेक्चर है बेसिक्स का। पहले किसी ने कोई फार्माकोलॉजी पढ़ा है, कोई आइडिया है? नो मैम। Pharmacology basically is a Greek word. Pharmakon means drugs and logos means science. Science of the drugs. Pharmacology deals with the drugs. Science of drugs dealing with the study of desirable and undesirable effects of the drugs. Pharmakon means drugs. It is the scientific study of the origin, nature, chemistry, effects and uses of the drugs. ड्रग की क्या केमिस्ट्री है, उसकी क्या नेचर है, कहाँ से वो ओरिजिन है, उसका सोर्स कहाँ से था, जहाँ से वो बनी थी, क्या उसके इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, वो सब फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे. डील विद हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम टू अफेक्ट द फंक्शन. It's a branch of knowledge that has to do with the chemicals that have biological effects. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो अभी लेक्चर्स है ये बेसिक है. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में ड्रग्स और उनका अफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर क्या है वो पढ़ेंगे. स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमंस पेशेंट्स. इट evaluate the pharmacological action of the drug, route of administration and safe dosage range in human by clinical trials. It is the active chemical entity present in medicine that is used for diagnosis, prevention, treatment, cure of diseases. According to WHO एक definition है. अच्छा, फार्माकोलॉजी में बेसिकली फार्मा डायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स है. डायनेमिक्स डी से याद रखें कि ड्रग्स का एक्शन ऑफ ड्रग क्या है ऑन द बॉडी, और फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि बॉडी क्या करेगी ड्रग्स के ऊपर. ठीक है. फार्माकोडायनेमिक्स इज व्हाट ड्रग्स डज टू द बॉडी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग्स. उसमें ये एक बताया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन, ड्रग की कैसे एब्जॉर्प्शन होती है. फार्माकोकाइनेटिक्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट साइट्स कौन सी है जहाँ वो जाएगा. मेटाबॉलिज्म उसका ब्रेकडाउन. यूजुअली ज्यादातर ड्रग्स जो है वो लिवर में उनका ब्रेकडाउन होता है. लिवर जो है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है. और उनका एलिमिनेशन किडनी के थ्रू या यूरिन में वो जा रही है तो वो पाथवे ऑफ एलिमिनेशन सब फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है. फार्माकोकाइनेटिक्स अभी कुछ डेफिनेशंस हैं. The blood stream from the site of administration. अब एक ड्रग एडमिनिस्टर की है, अब वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज में जाएगी. तो जहाँ ब्लड में वो एब्जॉर्प्शन होगा. हाउ द ड्रग इज मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्टर की है और उसके बाद वो ब्लड में जाएगी तो इसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे. Distribution is how much drug is moved to various body tissues, organs, depends on the blood flow through the tissue. ब्लड फ्लो जहां जहां जिस टिश्यू में करेगा वहां वहां ये ड्रग जाएगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी. मेटाबॉलिज्म, हाउ द ड्रग इज अल्टर्ड, ब्रोकन डाउन. यूजुअली जब हम एडमिनिस्टर करेंगे कोई ड्रग तो वो फिर जो है एक उसका लिवर के अंदर, जैसे अगर हमने दिया है ओरली दी है, ठीक है, कोई ड्रग खा ली है, अब वो पहले जीआईटी जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक्ट यानी इसोफेगस, स्टमक, वो सारे लिवर में जाएगा. फिर वहां से वो जो है ब्रेक डाउन होगा उसका. कुछ जो पोर्शन जो अनब्रेकेबल रहेगा वो ब्लड के अंदर चला जाएगा जिसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे. तो हाउ मच ड्रग इज मूव टू वेरियस बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स डिपेंड ऑन द ब्लड फ्लो थ्रू द टिश्यू. ये डिस्ट्रीब्यूशन है. और मेटाबॉलिज्म है हाउ द ड्रग इज अल्टर्ड, उसका ब्रेक डाउन कैसे होगा.
एक्सक्रीशन है हाउ मच ऑफ द ड्रग इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, कितनी ड्रग एक्सक्रीट आउट होगी है बॉडी में से। अभी तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ये सिंपल डेफिनेशंस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अच्छा, व्हाट इज फार्माकोथेराप्यूटिक्स? स्टडी ऑफ हाउ ड्रग मे बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह जो है जाएगी और किस तरह वो ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करेगी, तो वो आपकी जो है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है। अच्छा, which among drugs would be most effective or appropriate for a specific disorders, or what does would be required? Use of drugs and clinical indications of drugs to prevent and treat the diseases. किन किन लोगों को वो देनी चाहिए, किन किन लोगों को वो नहीं देनी चाहिए, वो सारा इसमें फार्माकोथेराप्यूटिक्स में आता है। उसका यूजेस क्या है उस ड्रग का, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। What is toxicology? Study of poisonous effect of drugs. Poisons are substances that are harmful, dangerous or fatal symptoms in living substances. अब कुछ ड्रग्स अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लिए तो वो पॉइजनस हो जाती हैं, तो ये टॉक्सिकोलॉजी उससे डील करती है। स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, या अगर अनवांटेड कोई ड्रग ले लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। कीमोथेरेपी, it's the effect of drug upon microorganisms, parasites and neoplastic cells living and multiplying in the living organism. Chemotherapy जो कैंसर पेशेंट्स को देते हैं। Pharmacopoeia, an official book containing a selected list of the established drugs and medical preparations with descriptions of their physical properties, tests for their identity, प्योरिटी एंड पोटेंसी। ये एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक बुक है जिसके अंदर सारी ड्रग्स उनकी किस तरह वो प्रिपेयर्ड हुई है, उनकी डिस्क्रिप्शन सारी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी सारी रजिस्ट्रेशन उसमें होती है, रजिस्टर्ड होती हैं। अच्छा, अब डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन की जाती है। उसमें कुछ मिनरल सोर्सेज मिनरल से आती हैं, कुछ एनिमल से आती हैं, कुछ प्लांट्स के थ्रू आती हैं। मिनरल्स में लिक्विड पैराफिन, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ट्रिसिलिकेट, केओलिन, और एनिमल सोर्स में इंसुलिन एनिमल से आती है, ओरिजिन एनिमल है, थायराइड एक्सट्रैक्ट, हेपरिन, ये एंटी कोएगुलेंट है, क्लॉट नहीं बनने देता ये हेपरिन जो है, एंड एंटी टॉक्सिन सीरा, ये सीरम के अंदर एंटीबॉडीज होती है, ये एनिमल से लेते हैं। प्लांट में मॉर्फिन, डिडॉक्सिन, एट्रोफिन, कैस्टर ऑयल जो है ये कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, यूज करते हैं। तो इनके डिफरेंट सोर्सेज है, मिनरल्स से भी कुछ बने हैं, कुछ एनिमल सोर्सेज है, कुछ प्लांट्स हैं। उसके अलावा कुछ सिंथेटिक सोर्सेज हैं जो खुद सिंथेसाइज किए हैं, एस्पिरिन, सल्फोनामाइड्स, पैरासीटामोल, ज़िडोविडिन, ये जो है ज़िडोविडिन ये उनको देते हैं हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को, सॉरी नहीं, वो एड्स के पेशेंट्स को। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे पेंसिलिन, पेंसिलियम मोल्ड से बना है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके बनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन इंसुलिन बनाई है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह बनाए उसे। तो डिफरेंट बताएं सोर्सेज जिनसे डिफरेंट ड्रग्स बनी है। अच्छा, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? आपको केमिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन से केमिकल्स मिलकर ड्रग बन रहा है। सिंथेसिस एंड प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन जो अनवांटेड चीजें उसके अंदर जो कि हैजार्डस हो सकती है, डेंजरस हो सकती है, वो निकाल देते हैं, उसको प्योरीफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद उसकी एक फार्मूले के थ्रू केमिकली उसको बनाया जाता है प्रोडक्ट को। फिर उसको एनिमल फार्माकोलॉजी यानी एनिमल्स के ऊपर उसकी टेस्ट किए जाते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। एनिमल्स के ऊपर उसका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा जाता है, एनिमल टॉक्सिसिटी, उसके क्या इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर। फिर वो ह्यूमंस पर स्टडी की जाती है। फिर डिफरेंट ड्रग अथॉरिटीज हैं, वो उनको ब्रांड नेम देकर मार्केट में ले आते हैं। Chemical states is chemical composition and molecular structures.
जेनेरिक यूजुअली सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स। जेनेरिक नेम उसका होता है जो कि जो एक पर्टिकुलर नेम होता है उसका, जो कि जैसे एक मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी ड्रग के अंदर, तो उसके ऊपर नाम रख दिया जाता है, और एक उसका ब्रांड नेम होता है। ऑफिशियल एज लिस्टेड इन द फार्माकोपेनिया, ये जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पर की जाती है जेनेरिक नेम से की जाती है, उसी को ऑफिशियल नेम कहते हैं। और ब्रांड नेम जो हम सेल के लिए यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है तो ये जेनेरिक नेम है, और ब्रांड नेम उसका पैनाडोल हो गया, जो मार्केट नेम होता है उसका। ये एग्जांपल दीजिए, केमिकल नेम 1,4 बेंजोडाइजेपाइन एनालॉग, और जेनेरिक नेम एलोप्राजोलम, और ऑफिशियल नेम उसका यही है जेनेरिक नेम, और ब्रांड नेम जो है एल्प्रेक्स। अब डोज और डोजेज में क्या फर्क है? डोज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम, जैसे पैरासीटामोल 500 mg लेनी। डोजेज होता है कि आपने हर इतने घंटे बाद वो लेनी है, जैसे बीडी में देते हैं, टीडीएस देते हैं 3 दफा दिन में 2 दफा। द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट शुड बी गिवन ओवर द टाइम, 500 mg ऑफ पैरासीटामोल थ्राइस अ डे लिखा हुआ है फॉर 3 days। तो ये जो है डोजेज हो जाता है इसका। Pharmacokinetics derived from the Greek word pharmakokon, drugs, kinetics उनकी motion। Pharmacokinetics जैसे मैंने बताया कि बॉडी का क्या, अब ड्रग ले लिए, अब ड्रग जो है जब एक्शन ऑफ द ड्रग था वो फार्माकोडायनेमिक्स था कि ड्रग का क्या एक्शन होगा, और बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी कि उसका मेटाबॉलिज्म करेगी, उसकी एब्जॉर्प्शन करेगी, उसकी एलिमिनेशन करेगी, वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आ जाएगा। Pharmacokinetics is the study of the relation between dose, plasma concentration, therapeutic और toxic effects of a drug। ठीक है, उसकी डोज, उसकी जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा में वो चला गया है ड्रग जो है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गई, उसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या है उस ड्रग के, उसका इफेक्ट, उसके साइड एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या है ड्रग के, वो सारा फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। It is the quantitative study of the drug movement throughout the body। ये वही स्लाइड दोबारा रिपीट हो रही है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सारे फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज ना समझ आई हो? मैम जी मैम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो अगर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करिए ब्लड फ्लो मतलब टिश्यू में। तो अगर हमारा यानी जिस तरह अगर हम लोग पेन किलर्स लेते हैं, तो अगर हम लोग मतलब मेडिसिन लेते हैं तो उसने पेन को करना होता है, तो फिर उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगी? तो ब्लड फ्लो तो फिर पेन वाले एरिया में ज्यादा होगा या क्या होगा? फिर ड्रग किस तरह अफेक्ट करेगी? रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर वो जाके जो अपना एक्शन दिखाएगी। वो डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट साइट्स जहां पर, जैसे पेन किलर लिया तो वो पेन रिसेप्टर्स जहां पर है उनको जाकर वो अफेक्ट करेगी। अच्छा, ये एक प्लाज्मा लेवल कर्व बताई गई है। प्लाज्मा में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड के अंदर प्लाज्मा में ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अच्छा, जब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में हो जाए तो सी मैक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम ड्रग लेवल ऑब्टेन विद द डोज। जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो गई तो सी मैक्स से उसको लिखा हुआ है, उसको कहेंगे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा। फिर इसके बाद टी मैक्स वो टाइम होगा जिसपे वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगी। लैग टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू अपीयरेंस इन द ब्लड, जब एडमिनिस्टर किया किसी भी रूट के थ्रू, डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग होता है। जैसे आप देखिए कुछ ओरली लेते हैं, कुछ हम सबक्यूटेनियसली लेते हैं, वो आगे डिस्कस हुआ है। तो जब वो ब्लड में जाएगा तो वो हम उस एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने एडमिनिस्टर किया कोई ड्रग और जब वो ब्लड के अंदर गई है, तो ये सारे जो है इतना ड्यूरेशन जो होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा, इसे हम लैग टाइम कहेंगे। ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी, टाइम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड लेवल रीचिंग मिनिमल इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन।
यानी इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी कि अब वो अफेक्ट अपना दिखाना शुरू कर देगी, प्लाज्मा में इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी किसी ड्रग की, तो मिनिमल इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इसे ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी कहेंगे। वो टाइम है जब हमने एडमिनिस्ट्रेट किया और वो प्लाज्मा में गया ब्लड में, और मिनिमम वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन होगी कि वो अफेक्टिव हो गई है। वो टाइम जो होगा वो ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी का टाइम आ गया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टाइम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन remains greater than the minimum effective concentration. Time to peak time from administration to maximum concentration, ये जो peak time इसमें बताया हुआ है, जहां पर maximum concentration हो जाएगी वो उसका peak time हो जाएगा। Absorption, the process by which drug proceeds from the site of administration to the site of measurement bloodstream within the body, necessary for the production of a therapeutic effect. जब तक ये ब्लड के थ्रू अपनी टारगेट साइट पर नहीं जाएगी वहां अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, तो जरूरी होता है एब्जॉर्प्शन होना। मोस्ट ड्रग्स अंडरगो गैस्ट्रोइंटरस्टिशियल एब्जॉर्प्शन, this is exact to which the drug is absorbed from blood lumen into the portal circulation. अच्छा, जब हम GIT के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू, माउथ के थ्रू लेते हैं कोई ड्रग, तो पहले वो क्या करेगी, गैस्ट्रोइंटरस्टिशियल उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वो GI ट्रैक्ट से निकलेगी और वो लिवर के अंदर जाएगी, लिवर में वो मेटाबोलाइज होगी, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन यानी लिवर में वो उसका ब्रेक डाउन होगा, कुछ पोर्शन जो अनचेंज रह जाएगा वो ब्लड में जाएगा। और एक्सेप्शन में बताए हुए कि इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो इंट्रावीनसली ड्रग देते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है, आप इंजेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड में जाएगी, तो उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में चल जाती है। बाकी जो है डिफरेंट साइट्स से होकर फिर ब्लड में जाती है। अब ये ड्रग्स डोजेज फॉर्म के किस किस फॉर्म में ड्रग्स दे सकते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन देते हैं इंजेक्ट करने के लिए, इन्फ्यूजन्स, सॉल्यूशन फॉर्म में दे देते हैं, क्रीम्स लगा देते हैं, ऑइंटमेंट्स जिनको कहते हैं, सस्पेंशंस होता है कि पाउडर और लिक्विड, जब आपने कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनमें पाउडर होता है और फिर उसको हिलाते हैं और फिर उसमें वाटर एड अप करते हैं, ये सस्पेंशन होती है। एरोसोल्स जो स्प्रेज वगैरह होते हैं। अच्छा, डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। एटेरल रूट जैसे ओरल कैविटी के थ्रू दे दिया, सबलिंगुअल जुबान के नीचे रख दिया, रेक्टली दे दिया। पैरेंट्रल होता है इंजेक्टेबल फॉर्म जैसे इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे जैसे वो इंसुलिन लगाते हैं, ये आपके एब्डोमेन पर स्किन के नीचे भी लगा सकते हैं सबक्यूटेनियसली। टॉपिकली इंट्रानेजल इनहेल जो करते, और इंट्रावेजाइनल जो देते हैं ड्रग्स। इंट्रावीनस वर्सेस ओरली, इंट्रावीनसली आप ड्रग देंगे तो इमीडिएट इफेक्ट अपना दिखाएगा, ओरली आप देंगे थोड़ा डिले कर जाएगा क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, वो ब्रेक डाउन करेगा लिवर के अंदर जाकर। फिर उसके बाद इंट्रावीनसली जितनी आप डोज देंगे वो डायरेक्ट जाएगी ब्लड में कंप्लीटली, और ओरली जो है वो इनकम्प्लीट थोड़ी जाएगी। बायोअवेलेबिलिटी क्या चीज है, बायोअवेलेबिलिटी इज अ fraction of administration of dose of drug that reaches the systemic circulation in the unchanged form। अब ब्लड के अंदर हम ड्रग दे दी, वो जाकर जो है अपनी उस जगह गई है जहाँ उसका मेटाबॉलिज्म होना है, ब्रेक डाउन होना है उस ड्रग का। जब ब्रेक डाउन होगा उसके बाद यूजुअली लिवर के अंदर होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म साइट है जहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, वो ब्रेक डाउन होगा उसके बाद वो ब्लड में जाएगा। अब जितनी ड्रग अनचेंज फॉर्म में गई है जिसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं की लिवर ने, वो आप बायोअवेलेबिलिटी में काउंट करेंगे। बाकी ड्रग्स की बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, लिवर जो होता है उसकी ब्रेक डाउन कर जाता है जिसकी वजह से वो कम हो जाती है। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावीनस रूट जो होगा, जब आप एडमिनिस्टर करेंगे कोई ड्रग तो वो डायरेक्टली क्योंकि ब्लड के अंदर जाएगी तो उसकी सबसे ज्यादा 100% बायोअवेलेबिलिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी तरह जितनी आप डोज देंगे उतनी डोज वो सीधा अनचेंज फॉर्म में चली जाएगी, ये बायोअवेलेबिलिटी है। ये बताया हुआ है कि डोज दी है
फिर वो गट में आई है आपके जीआई ट्रैक में, वहां पर उसका डिस्ट्रॉय किया, थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ, नॉट एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रॉयड बाय द गट वॉल। और वो कुछ गट वॉल पे जो इंजाइम्स थे उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया है, गट फ्लोरा ने उसको ऊपर इफेक्ट किया है। और फिर उसके बाद वो लिवर के अंदर गई और लिवर ने उसकी डिस्ट्रक्शन की, और उसके बाद वो ब्लड के अंदर चली गई। अब जो अनचेंज्ड फॉर्म रह जाएगी, जो कि बिल्कुल जिसमें कोई चेंज नहीं आया था, एल्ट्रेशन नहीं आई, वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड में जो गई है, वो फ्रैक्शन जो होगा, वो अमाउंट जो होगी, वो कॉन्सेंट्रेशन जो होगी, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कह देंगे, जो अनचेंज रही है। जिस तरह आपने मैम आपकी आवाज कट करके आ रही है। किससे आ रही है? कट के आ रही है? ठीक आ रही है। नहीं मैम सही आ रही है। सही आ रही है। नेट इशू होगा आपको। अच्छा, अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बायो अवेलेबिलिटी। डोजेज फॉर्म, किस ड्रग जो है वो किस डोजेज फॉर्म में दी है, इंजेक्टेबल फॉर्म में दी है, ओरली दी है, केमिकल फॉर्म, उसकी केमिस्ट्री क्या थी, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। जितनी ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगी उतनी उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि अगर आपने जीआईटी के थ्रू ओरली दी है, मुंह माउथ में दी है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होगी एज कम्पेयर टू जो आपने डायरेक्ट ब्लड में दे दिया इंट्रावीनसली, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर आप दे रहे हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे इंसुलिन है, वो हम ओरली नहीं दे सकते, वो अनस्टेबल होगी, उसके ऊपर डिफरेंट जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है वो जो जीआईटी के एंजाइम्स है वो अफेक्ट कर जाएंगे। इसी तरह जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगी, तो इसलिए जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बायो अवेलेबिलिटी पर अफेक्ट करता है। अगर आपने प्रेजेंस ऑफ फूड, जो आपके फूड अगर है जीआईटी में स्टमक वगैरह, वो अफेक्ट करेगा। और कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो जो ड्रग आपने लिया उस ड्रग को बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। फर्स्ट पास इफेक्ट, वो अगर लिवर में चली गई है तो वहां उसका ब्रेक डाउन हुआ है, तो फिर वो जब ब्लड में आई है तो वो कम हो गया, उसकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई है। एक्सटेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म बिफोर रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, उसका कितना मेटाबॉलिज्म हुआ है, कितना वो ब्रेक डाउन हुई है। तो बेसिकली बायो अवेलेबिलिटी ये है कि आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की और वो फिर जिन साइट से होती हुई वो गई है आपके ब्लड के अंदर। अब अगर वो अनचेंज फॉर्म, जितनी अनचेंज फॉर्म में रहेगी, उसमें जितनी एल्ट्रेशन नहीं होगी, वो आपकी बायो अवेलेबिलिटी है, यानी वो अमाउंट जो कि एल्टर नहीं हुआ, जो कि आपकी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जिसका जो चेंज नहीं आई उसके अंदर, वो जितनी आपने दी थी, जो उसमें से जो अनएल्टर्ड फॉर्म जो कि जिसमें कोई ऐसा खास चेंज या कोई ब्रेक डाउन नहीं आया, वो आपकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, वो अमाउंट, वो फ्रैक्शन। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, इसमें ग्राफ है। अब इसमें दो ड्रग्स ले लिए। एक ड्रग वो है जो इंट्रावीनसली दी है, आईवी दी है, और दूसरी ड्रग वो है जो ओरली दी है। अब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर और टाइम दोनों के दरमियान एक ग्राफ बना लिया। ड्रग आपने स्टार्ट कर दी, वो एडमिनिस्ट्रेट की, वो ब्लड के अंदर प्लाज्मा में चली गई। अब प्लाज्मा में अगर तो इंट्रावीनसली दी है तो वो जल्दी जाएगी, और अगर आपने ओरली दी है तो वो ऐसा ऐसा जाएगी, और उसका एक पीक आएगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा में उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने इंट्रावीनसली दी है वो, और जो आपने ओरली दी है, अब जो इंट्रावीनसली दी है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आई। और जो ओरली दी है उसमें चेंज आएगी, एल्ट्रेशन होगी, तो बायो अवेलेबिलिटी उसमें जो है वो कम होगी। ये दोनों बायो अवेलेबिलिटी क्या फार्मूला है, बायो अवेलेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व ओरली, ये जो अंडर द कर्व एरिया है जो ओरली ली थी वो, डिवाइडेड बाय वो जो आपने एरिया अंडर द कर्व इंट्रावीनस ड्रग का, ये जो एरिया बन रहा है, इन दोनों एरिया को डिवाइड कर दिया, ओरली डिवाइडेड बाय
इंट्रावीनसली मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में होता है तो परसेंटेज के लिए 100. A drug given by the intravenous route will have an absolute bioavailability of 1. F से इसको डोनेट किया है 100% बायोअवेलेबिलिटी अगर आपने इंट्रावीनस ली थी, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है. While drug given by other routes usually have an absolute bioavailability of less than, इनकी less होती है 100% या 1 से less होती है. The absolute bioavailability is the area under the curve non-intravenous divided by area under the curve intravenous. ये इसका आ गया जो ओरली थी उसका जितना कवर्ड एरिया वो डिवाइडेड बाय इंट्रावीनसली जो दिया है वो बायोअवेलेबिलिटी आती है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी. बायोअवेलेबिलिटी समझ आइए कुछ? यस मैम. अच्छा ये नोट्स आपको शेयर कर देंगे, फिर इसको एक दफा पढ़ जरूर लीजिएगा. अच्छा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, ओरली आप ड्रग देते हो तो वो सेफ होती है, बस आपने खा ली, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा है. इसके मुकाबले में इंट्रावीनस ड्रग अगर आप देंगे उसकी सबसे कम है. सबक्यूटेनियस की छोटी सी नीडल होगी, स्किन के अंदर देते हैं, स्किन में आपको पता है फैट्स वगैरह होते हैं तो उसकी भी सेफ्टी अच्छी है, ओरल से कम है लेकिन ठीक है. लेकिन इंट्रावीनसली आपको जब देनी होती है तो उसकी सेफ्टी लो होती है. इसी तरह कन्वीनियंट है अगर आप ओरली ले लेंगे, इंट्रावीनसली आपको इंजेक्ट करनी पड़ती है, वो थोड़ा अनकन्वीनियंट होता है. और कॉस्ट जो है, लेकिन अगर आप इंट्रावीनसली ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट हाई है और ओरल लेंगे तो वो सस्ती होगी, लो कॉस्ट होगी उसकी. ये हाई और लो का बताया कि सेफ्टी से कंपैरिजन कर दिया कि ओरल ड्रग्स जो है वो सेफ है, कन्वीनियंट है, आप कन्वीनियंटली ले लेते हो, और ओरल ड्रग्स की कॉस्ट जो है वो लो है. ये एब्जॉर्प्शन बताया है कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां ड्रग गई, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल बैरियर्स, यानी कि अगर जो बैरियर्स जिनको मूव करते करते वो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड में चली गई तो इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. बैरियर जैसे सेल मेम्ब्रेन वगैरह ड्रग दे दी, अब वो जाएगी वेस्कुलर सिस्टम में, मूव आउट करके ब्लड के अंदर जाएगी जो, तो ये आपकी एब्जॉर्प्शन होगी. ड्रग एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस ड्रग डोजेज फॉर्म्स. अच्छा, अब ओरल प्रिपरेशंस में जैसे लिक्विड, सस्पेंशंस, पाउडर, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ये बताया हुआ है कि लिक्विड्स देंगे, ये एलेक्साइड्स जो होते हैं, अल्कोहल वाटर होता है इसके अंदर, और ये जो होते हैं इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह डाले होते हैं, जैसे कफ सिरप्स होते हैं. इनका फास्टेस्ट जो है होता है, ऑब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, ब्लड में जाते हैं. सस्पेंशन सॉल्यूशंस जो आप बना के देते हैं, जैसे कैरिसेप वगैरह एंटीबायोटिक के पाउडर फॉर्म में होती है, उसको लिक्विड में डालते हैं, उनका उससे कम होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन टाइम. पाउडर का उससे कम. फिर ये बताया हुआ है स्लो है, कैप्सूल का स्लो है. टैबलेट्स, कोटेड टैबलेट्स, एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो कि हमने कोट की हुई होती है, ऊपर कोटिंग दी होती है ताकि जब हम ओरली लेंगे स्टमक में जाएगा तो एसिड, स्टमक की एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उनको अफेक्ट ना करे, प्री मेच्योर ब्रेक डाउन ना करते उसका, यानी वो अपनी साइड पर रीच भी नहीं करे, पहुंचे भी नहीं, उनका ब्रेक डाउन हो जाए. तो इसलिए हम एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं, उनकी टैबलेट्स की कोटिंग होती है, या कोटिंग हम करते हैं ताकि अनप्लेजेंट टेस्ट ना हमें आए. अच्छा, ये इंट्रावेनस रूट दिया हुआ है. ब्लड लेवल्स टाइम, आपने इंजेक्ट किया है, फौरन पीक पर आ गया है क्योंकि डायरेक्टली वो ब्लड में चला गया है, उसके ब्लड के अंदर गया, उसकी कोई ब्रेक डाउन नहीं हुई, उसकी हाई बायोअवेलेबिलिटी है, ये बताया हुआ है इसमें. ब्लड लेवल और टाइम के दरमियान ये ग्राफ बनाया है. ये ओरल रूट के थ्रू जा रहा है कि पहले जो है उसकी आपने एडमिनिस्टर करेंगे उसको, फिर उसके बाद जो है उसकी जो है मेटाबॉल एब्जॉर्प्शन होगी,
उसका मेटाबॉलिज्म भी होगा, ब्रेक डाउन भी होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी, ड्रग बॉडी से निकलना शुरू होगी, थ्रू यूरिन हो सकती है। अभी इन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द टू फेजेस, यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले फेज में एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट साइट पर जाएगी वो फिर, और उसका मेटाबॉलिज्म, और फिर उसकी एक्सक्रीशन हो रही है कि वो किस तरह एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ये ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग है और टाइम का बताया मैं प्लाज्मा में। एब्जॉर्प्शन होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, टारगेट साइट्स पर जाएगी, वहां पर अपना फिर उसका ब्रेकडाउन और अच्छा होने के लिए पैसेज थ्रू द मेम्ब्रेन टू रीच द ब्लड। एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली किस पर रिलाई करती है, एब्जॉर्प्शन रिलायज और पैसेज थ्रू मेम्ब्रेन टू रीच। समझ आ रही है आप लोगों को? Keep on chauffeuring Yes, the ma'am. Yes, ma'am. and more. माइक ऑन है किसी का? अच्छा, एब्जॉर्प्शन जो है वो रिलाई करती है कि कौन सा बैरियर को क्रॉस करके वो ब्लड में जाएगी। एब्जॉर्प्शन पैसेज थ्रू द मेम्ब्रेन टू रीच द ब्लड, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ द लिपिड सॉल्युबल स्पीशीज। ये आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब जो हमारी सेल है उसकी जो लेयर होती है लिपिड बायलेयर होती है। अब ड्रग अगर ने वो बैरियर को क्रॉस करना है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाना है, ब्लड कैपिलरीज बायोवेस्कुलर सिस्टम पड़ा हुआ है, अब वहां तक उससे जाना है, तो फिर क्या होगा कि अगर तो ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, वो लिपिड सॉल्युबल है, तो वो जल्दी जो है लिपिड उसको क्रॉस कर जाएगी। वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है वो आपके जो बैरियर था लिपिड बायलेयर थी सेल मेम्ब्रेन की, क्योंकि वो भी लिपिड बायलेयर है, उसको क्रॉस कर जाएगी। डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली, आसानी से और जल्दी कर जाएगी अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं। अच्छा, अगर वाटर सॉल्युबल है तो भी क्या होता है कि कुछ आपने देखा होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, एक्वस चैनल्स होते हैं, जिनके थ्रू से वो अगर वाटर सॉल्युबल एक्वस सॉल्युबल है तो वो निकल जाएगी ड्रग। यूजुअली जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है वो मूव करती है इनसाइड द सेल, और जो होती है एक्वस है वो वाटर के थ्रू, वाटर पोर्स के थ्रू मूव आउट कर जाती है सेल में से। तो लिपिड सॉल्युबल जो है वो लिपिड बायलेयर की वजह से जल्दी मूव करेगा, क्रॉस कर जाएगा उस मेम्ब्रेन को, बैरियर को। अच्छा, अब the first stage for the drug to reach to their target site organ is an absorption. In fact, the absorption is the transportation of the drug across the biological membrane. Biological membrane को क्रॉस करना और जो है उसको हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, उसके बाद वो ब्लड में जाएगी। There are different mechanisms for a drug to be transported across a biological membrane. अच्छा, अब इसमें बताया पैसिव डिफ्यूजन होती है, एक्टिव डिफ्यूजन होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। बेसिकली जो पैसिव डिफ्यूजन है इसके अंदर ही दो आती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये मैं पहले इधर से ये एक फिगर दी हुई है, इसमें बताया हुआ है एक मेम्ब्रेन है। अब उस मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसमें अब डिफ्यूजन हो रही है ड्रग की। उसकी डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगी कि वो मूव करेगा फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन। बेसिकली ये होती है कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर उसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग की, उससे वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे आउटसाइड इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर से इंट्रासेलुलर अंदर आ जाएंगे, तो ये डिफ्यूजन हो रही है। अब ये सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, और इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एक होता है कि जितनी अमाउंट मॉलिक्यूल की आउटसाइड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आउटसाइड माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा
उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर है और जितने कम मॉलिक्यूल्स अंदर है तो डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन दोनों के दरमियान ज्यादा होगी तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लार्ज होगा। ये बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अगर आप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे तो वो आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। अब कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट ये है कि आपके मॉलिक्यूल्स जो अंदर थे वो कम थे, बाहर ज्यादा है, बाहर से अंदर आने चाहिए थे जो डिफ्यूजन कर रहा था, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, वो जो थे वो भी बाहर जा रहे हैं, कम थे उधर मजीद कम हो रहे हो, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वो मूव कर रहा है। तो ए फॉर एक्टिव याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो एटीपी चाहिए होगी उसको एनर्जी ऑपोजिट जाने के लिए, वो फॉलो नहीं कर रहा उसको। और इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थी, होती दोनों डिफ्यूजन है, यानी मोर मॉलिक्यूल से लेस मॉलिक्यूल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इससे फर्क ये कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होगी उसमें आपको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा जिस पर मॉलिक्यूल लग के अंदर आएगा, बस, और कोई इसमें फर्क नहीं है। The major role for the transportation of the drug across the membrane is simple diffusion, passive diffusion. The substance move across the membrane according to a concentration gradient. Concentration gradient क्या था? Concentration में difference, outside concentration और inside concentration में जितना ज़्यादा difference होगा उतना ज़्यादा बड़ा concentration gradient होगा। The concentration gradient is the factor that determines the route and rate of the diffusion. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। इसका एक फार्मूला है जो आगे दिया हुआ है। अच्छा, डिफ्यूजन सिंपल हो रही है, नो एनर्जीज रिक्वायर्ड, देयर इज नो स्पेशल ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन्स नहीं है, नो सैचुरेशन, इसमें सैचुरेशन भी नहीं होगी कि ज्यादा हो जाए। द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एट द लिपिड solubility of the drug are the two main factors that determine the diffusion rate, speed of the drug। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर स्पीड ऑफ द ड्रग डिपेंड करती है, और लिपिड सॉल्युबल, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड बाइलेयर है, उसको आसानी से क्रॉस कर जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हाई lipophilic drugs is not important as much as the drugs that are soluble in water, but molecular weight over 1000 is generally restrictive। अच्छा, अब वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट पर इतना डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो 1000 से ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा मैटर करता है। जाहिर है अगर एक मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है तो उसको पास करने में जरा मुश्किल होगा, ठीक है, वो जाकर देर से पास करेगा तो वो अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ज्यादातर ये है कि दो चीजें, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और दूसरा लिपिड सॉल्युबिलिटी, जिसके ऊपर ये बेस करता है डिफ्यूजन रेट जो है। The simple diffusion of the drug with high solubility in water occurs by the aqueous pores found on the cell membrane। जो ड्रग्स वाटर soluble है वो फिर क्या होगा कि क्योंकि लिपिड बाइलेयर है लेकिन उसके अंदर जो पोर्स होंगे aqueous pores उनके थ्रू वो पास करेगी। फॉर एग्जाम्पल कैफीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिक एसिड, निकोटीनामाइड। Aqueous pores do not play a major role in the simple diffusion of drug across the cell membrane। इनका कोई खास रोल नहीं होता। The transportation, active transport। The transportation of the drug molecules across the cell membrane against a concentration gradient or an electrochemical gradient। It requires energy and a special transporter carrier protein। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपने वो डायग्राम में देखा कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रहा है। जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड थोड़े थे और बाहर ज्यादा थे, बाहर से अंदर आने की बजाय वो अंदर से बाहर जा रहे हैं। देयर इज ट्रांसपोर्ट maximum for the substances। The rate of active transport depend on the drug concentration in the environment। drug concentration पर depend कर रहा है। Facilitated diffusion occurs by the carrier proteins। है ये simple diffusion, high concentration से low concentration की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं।
लेकिन ये कैरियर प्रोटीन इनको चाहिए होता है अपने साथ। इनको लिए कोई एटीपी नहीं चाहिए, एटीपी सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए क्योंकि वो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। Net flux of drug molecule is from the high concentration to the low concentration, facilitated diffusion पे high से low की तरफ ही जा रहा है और एनर्जी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सैचुरेबल है। ये इसकी डायग्राम में जो एक्सप्लेन की है। अच्छा, अब ड्रग के एलिमिनेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ये क्या चीज है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बेसिकली होती है कि कॉन्सेंट्रेशन किसी चीज, कोई ड्रग है, उसकी प्लाज्मा में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो एलिमिनेट जब होगी वो ड्रग, तो क्या होगा कि एलिमिनेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगी। जितनी मर्जी कंसंट्रेशन हो, एलिमिनेशन जो होगी वो उसकी इंडिपेंडेंट होगी, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल्स है अल्कोहल, फिनोटाइड और इसकी सैलिसिक एसिड। अब ये जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पहले बताते हैं, इफ द अब्जॉर्प्शन ऑकर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग then it fits to the zero kinetics. Concentration has no effect on the diffusion rate of the drug. The absorption occurs in a constant speed से absorption होती रहेगी, जितनी मर्जी concentration हो ड्रग के अंदर, with variable time के साथ वो होती जाएगी। कॉन्स्टेंटली जो है वो एलिमिनेशन हो रही है इसके अंदर। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें क्या होगा कि जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी एलिमिनेशन हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी एक दूसरे पर। Simple passive diffusion of the molecules from the cell membrane depends on the Fick's law. ये first order kinetics जो है Fick's law पर depend कर रहा है। It represents the rate of simple diffusion for non-polar molecules. Non-polar molecules कोई idea है किसी को? जिन पर पोलैरिटी नहीं होती, विदाउट पोलैरिटी, पोल्स होते हैं ना किसी भी एलिमेंट। For example, water, non-polar जिनमें polarity नहीं होती। यस मैम। It represents the Yes, rate of ma'am. simple diffusion for non-polar molecules. The rate of diffusion is the change in the number of diffusive molecule inside the cell over time. अच्छा, अब ये दिया हुआ diffusion rate। किसी भी जगह अगर जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, अब ड्रग उसको डिफ्यूज कर रही है, इनसाइड आ रही है, आउटसाइड मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो डिफ्यूजन रेट जो है वो परमेबिलिटी कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट होता है। ये हर सरफेस का अपना होता है जिस चीज पर कोई चीज मूव करनी होती है। फिर ए जो है वो एरिया ऑफ द सरफेस है, जितना ज्यादा एरिया ऑफ सरफेस होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट होगा। और सी आउट माइनस सी इन है कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड माइनस कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है। तो दो चीजें बेसिकली एरिया पर डिपेंड करती है डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर, ठीक है। जो डिफरेंस दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस जिस जगह पर वो डिफ्यूज कर रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द थिकनेस। अगर कोई एरिया सरफेस जो है बहुत ज्यादा थिक है तो डिफ्यूजन रेट जो होगा उतना ही कम होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थिकनेस की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डिफ्यूज जल्दी नहीं कर पाएगा। Rate of diffusion is proportional to the concentration of drug and the administration area. Drug administer कर दी, वो प्लाज्मा में गई, उसकी concentration in the plasma, drug की जो concentration होगी उतनी concentration जितनी है उतना ही वो eliminate करेगी constant time के साथ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या था कि concentration बहुत ज्यादा थी, तो वो जो एलिमिनेशन था रेट वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है, लेकिन वो डिपेंड नहीं कर रहा कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कितनी है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो समझ आया ये? Yes, ma'am. मैम फिर एक दफा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। क्या चीज? काइनेटिक्स? ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर एक दफा जरा समरी दे दें। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये है कि आपने ड्रग एडमिनिस्टर कर दी, उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्लाज्मा में चली गई है, ठीक है। अब जितनी कॉन्सेंट्रेशन गई है उतना ही आपका एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन जो है वो डिपेंड कर रही है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा पर गई है।
ठीक है, ये जो लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द एडमिनिस्ट्रेड एरिया। जितनी कॉन्सेंट्रेशन आपने ड्रग की दी है उतनी एलिमिनेट कर जाएगी। तो एलिमिनेशन जो है वो डिपेंड कर रही है कॉन्सेंट्रेशन पे। कांस्टेंट हम टाइम रखेंगे और उसमें देखेंगे ये इसमें जो फार्मूला है डिफ्यूजन रेट, ये है कि डिफ्यूजन रेट जो है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। ठीक है, जितना ज्यादा आपकी कोई सरफेस होगी उतना ज्यादा आपकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी। ठीक है, उतना आसानी से जो है मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर जाएंगे अगर बड़ा सरफेस एरिया है। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का ये जो सी आउट और सी ई दिया ये है डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अगर बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा है अंदर जो है वो लो है, ठीक है, और अबाउट अंदर बहुत ही लो है बाहर बहुत ही ज्यादा है, तो आउटसाइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इनसाइड बहुत कम होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आएगा। अगर बाहर मॉलिक्यूल ज्यादा है अंदर कम है तो डिफरेंस दोनों का अगर बहुत ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बहुत बड़ा है। जितना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा डिफ्यूजन होगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ आना शुरू कर देंगे। यही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। कॉन्सेंट्रेशन आपकी अगर प्लाज्मा में ज्यादा है तो एलिमिनेशन ज्यादा होगी। डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा पर। जितनी ड्रग आपने एडमिनिस्टर किया उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो क्या होगा कि एलिमिनेशन का रेट जो होगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। और टाइम वेरिएबल हो जाएगा कि 4 आवर्स के बाद इतनी थी, 8 आवर्स के बाद भी उतनी नहीं, वेरिएबल टाइम होगा इसमें। एक दफा आप रीड आउट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हुआ तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। आगे समझ में। अच्छा, अब ये कुछ डेफिनेशंस है। मिनिमल इतना बहुत नहीं, जी आज के लिए इतना बहुत नहीं। अच्छा, चलिए फिर आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। कोई अगर कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। चलिए थोड़े से क्वेश्चंस दिए हुए जो जितना पढ़ा उसी में पूछ लेते हैं। अच्छा, व्हाट डिस्क्राइब the action of the body or drug? Pharmacokinetics. 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 Action of the drug जो होगा pharmacodynamics होगा, D for Dynamics. Yes, ma'am. D for drugs याद रखिए, ड्रग्स का एक्शन। और काइनेटिक्स जो होगा बॉडी का। सही। कंसर्निंग द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन डिसएडवांटेज क्या है? अगर आप ओरली दे रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है? ड्रग टेकन ओरली मे कॉज एबेसिस, नोजिया, वॉमिटिंग को एबेसिस कहते हैं। तो क्या अगर हम ड्रग ओरली ले रहे हैं तो एबेसिस का खतरा है कि हो जाएगा, वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है ना? यस मैम, उसके हाँ उसके ma'am. टेस्ट की वजह से अक्सर हो सकता है। ड्रग टेकन ओरली मे बी डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिडिटी, कि वो स्टमक के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो उस पर इफेक्ट करेगी। यस ड्रग Yes, ma'am. Yes, ma'am. गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल फ्लोरा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह वहां पर अफेक्ट करेंगे। यस मैम, Yes, ये भी ma'am. may be inconsistently absorbed due to the presence of food. Food जो है वो अफेक्ट करती है ड्रग को, या all of the above? all of the above होगा मैम। All of the above. Yes, ma'am. Option A. All of the above. अच्छा, which of the following is an advantage of sublingual administration? क्या फायदा है सबलिंगुअली लेने का, ज़बान के नीचे रखने का गोली? रैपिड एब्जॉर्प्शन, कन्वीनियंट, अवॉइड हार्श जीआई एनवायरनमेंट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? मैम all of रैपिड the above। एब्जॉर्प्शन तो सब होती है। लिंगुअल देते हैं तो रैपिड मैम उसपे एब्जॉर्प्शन होती है।
कि वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी हमारे इसमें तो मैम ऑल ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखो टग के नीचे बहुत सारा ब्लड सप्लाई है, ठीक है, जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा। बक्कल ही आप रखेंगे किसी ड्रग को, किसी चीज तो वो भी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ओरल कैविटी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है ब्लड की, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। पर वीडियो आसानी से ज़बान के नीचे रख लिया, कुछ इंजेक्ट नहीं करना पड़ा, और जीआई एनवायरनमेंट वो डायरेक्टली क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया, तो उस जीआईटी की बाकी जैसे लिवर के थ्रू नहीं हो गया, लिवर में नहीं गया जहाँ उसका मेटाबॉलिज्म होता ब्रेक डाउन, तो अवॉइड हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड हो गया। जीआई एनवायरनमेंट जो उसकी थी, जीआई फ्लोरा था, जीआई के जो वो थे एंजाइम्स वगैरह थे, वो उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, व्हाट इज द, ये आखिरी है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेन्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन? बायोअवेलेबिलिटी। अनचेन्ज जैसे आपने, बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, जैसे आपने एडमिनिस्टर किया, वो उसके बाद जो है उसमें चेंज नहीं आया, जितने फ्रैक्शन में चेंज नहीं आएगा वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, तो वो बायोअवेलेबिलिटी है उस ड्रग की। ये कोई स्लाइड है जी, कोई क्वेश्चन? No, ma'am. नो मैम। होपफुली अगर आपको नहीं हुआ तो आप इसको स्लाइड्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, फिर पढ़ के फिर क्वेश्चन कर ले, ठीक है? ओके मैम। मैम फर्स्ट पास इफेक्ट एक दफा आप बता दें दोबारा से। जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कह रही हो? मैम फर्स्ट पास इफेक्ट आपने जो पढ़ाया था वो एक दफा से रिपीट कर दें। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यस मैम। तो आपने एक ड्रग दे दी है, ठीक है, एक ड्रग आपने ओरली दी है, जीआईटी के थ्रू वो जाएगी, ठीक है, उसका जो है वो जीआईटी को पास करते हुए वो जाएगी आपके लिवर के अंदर, पोर्टल सर्कुलेशन में। लिवर जो है उसको ना उसके अंदर अल्ट्रेशन करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। ये लिवर जो है वो साइट है, और जहां पर जाकर वो फर्स्ट ब्रेक डाउन होगा उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहेंगे, ठीक है। फिर वो ब्लड में आएगी, और ब्लड में जितना फ्रैक्शन उसका आएगा जो कि अनचेंज नहीं होगा, उसको बायोअवेलेबिलिटी कहेंगे। यानी वैसी जगह जहां पर उसका पहली दफा जब वो जा गई है, जहां उसका ब्रेकडाउन हुआ है, उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ज्यादातर ड्रग्स का लिवर के थ्रू होता है, तो लिवर जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, वो साइट लिवर है। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम आप ये लेक्चर हमें मेल करेंगे या एलएमएस पे अपलोड करेंगे? क्या चीज? ये लेक्चर स्लाइड्स ये मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा ओके हाफ लाइफ रह गया, एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हाफ लाइफ, वो एक छोटा सा है, तो जब मैं आपको शेयर कर दूंगी तो आप बेशक उसको भी पढ़ लीजिएगा, सारे ही आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसमें फिर हाफ लाइफ जो है वो पढ़ लीजिएगा, अगली बार थोड़ा सा उसको डिस्कस करके फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेंगे, या जो इसमें क्वेश्चन हुए। Excuse me, ma'am. क्वेश्चन? मैम हमारी 10 o'clock एक क्लास है, तो अभी आपने अटेंडेंस लेनी है या लीव कर दें हम लोग? मुझे नहीं पता है, उन्होंने कहा था अटेंडेंस ऑटोमेटिकली जितने पार्टिसिपेट्स हैं उनकी अटेंडेंस हो रही है। हाँ जी, ओके मैम। आपके बाकी लेक्चर्स की होती है या लीव कर देते हैं? मैम मैम कुछ उसे हम लीव कर टीचर्स देते एलएमएस, हैं। हाँ कुछ टीचर्स एलएमएस ऑटोमेटिकली होती है। और कुछ टीचर्स मतलब लेती नहीं है रोल कॉल करके ना, और कुछ वैसे ही ले लेती हैं ऑटोमेटिकली। ऐसे आप लोग की हैंड आउट तो ऐसा है नहीं कि मैं जिसके थ्रू ले लूं, तो इसी में रिकॉर्डिंग तो होती है, तो मैं उससे पूछ लूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। ओके मैम। थैंक यू। रिकॉर्डिंग और ये मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ मैम।